नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जीआरएफ 4 बार नेट पास। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो दोस्तों नई क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं हमारी। ठीक है, और यूजीसी नेट हिस्ट्री, ऑल स्टेट सेट हिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी हिस्ट्री की ये प्रैक्टिस सेट नंबर 391 है। और सबसे पहले क्लास से पहले मैं एक गुड न्यूज़ बताना चाहता हूँ जो भी क्लास में है। ठीक है, कि हमारे कोर्स से अभी अभी मैं क्लास की तैयारी कर रहा था तो अभी अभी कॉल आई है कि हमारे कोर्स से डॉक्टर वैशाली चावड़ा जो गुजरात से हैं, उनका असिस्टेंट प्रोफेसर में सरकारी चयन हो गया है। बहुत बहुत बधाई उनको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी अभी कॉल आई है उनको। ठीक है, वो हमारे कोर्स में थी। ठीक है, उनका सरकारी नौकरी लग चुकी है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुकी हैं। ठीक है, बधाई उनको। और आशा करता हूँ काफ़ी सारे बच्चे हमारे कोर्स से ऐसे ही सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, एक साथ नहीं, धीरे धीरे चढ़ेंगे। तो सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मीना जी, SB सिंह जी, रजनी जी, विश्वा स्टडी 94 जी, वेलकम आपका। ठीक है, अच्छा विष्णु जी हैं आप, वेरी गुड वेरी गुड। तो कैसे हैं आप सभी? तो आशा करता हूँ अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारी जो क्लास है यूजीसी नेट, ठीक है, ऑल स्टेट सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी के लिए है। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट संख्या है ये कितनी, 391। ठीक है, डॉक्टर वैशाली चावड़ा जो गुजरात से हैं दोस्तों, उनका गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, हमारे कोर्स से ही पढ़ रही हैं। ठीक है, अभी भी कॉल आया है, गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी प्रोफेसर बन चुकी हैं। धन्यवाद, बधाई उनको। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है ना? नवीन साहू जी, गुड इवनिंग, वेलकम। तो पहला सवाल आप सभी के सामने हाजिर है। और देखो दोस्तों, एक सवाल में आपको मिलेंगे पूरे 40 सेकंड कमेंट करने के लिए। ठीक है, 40 सेकंड मिलेंगे कमेंट करने के लिए। आप कमेंट भी कर सकते हो। होमो सैपियंस से जुड़ी कौन सी उपजातियां नहीं हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है। और देखो ये गहराई वाला सवाल है, ऐसा नहीं है तुक्का मार दोगे आप। तुक्का नहीं मार सकते इन सवालों में, क्योंकि अब रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, जो पास हो गए हैं उनके लिए बधाई, शुभकामनाएं। और जो रह गए हैं वो दोस्तों अपने आप को रिस्टार्ट कीजिए, दोबारा तैयारी करना शुरू कीजिए अभी से। ठीक है, तभी आपको सफलता मिलेगी। और देखो, अगर किसी ने 12th फेल मूवी नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है, उसको देखिएगा। तभी एक बार देखना उस मूवी को, बहुत ही शानदार मूवी है, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। ठीक है, तो देखो होमो सैपियंस यहाँ पर हम, अगर आपने मानव का विकास पढ़ा हो, ठीक है, मानव का विकास पढ़ा हो तो ये मानव के विकास से संबंधित सवाल है। ठीक है, मानव का विकास आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो आप जान लीजिए। देखो सबसे पहले कहते हैं कि बानर या कपी आया। ठीक है, यानी कि इंसान में, अगर देखो बात करें कि इंसान की उत्पत्ति सबसे पहले किस चीज़ से
हुई है, यानी कि इंसान आते आते हैं, तो कहते हैं सबसे पहले दुनिया में सेल्स आए, कोशिका आई, उसके बाद में रेप्टाइल्स वगैरह, ठीक है, इस तरीके से ये पीढ़ी चलती रही। फिर होमिनाइड आए, फिर होमिनिड आए, ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, ठीक, इस तरीके से ये चलती है। तो कहते हैं बानर और कपी से मानव की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस नोट डाउन कर लेना, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में दोस्तों बहुत ऑथेंटिक पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको बहका रहा हूं, बिल्कुल ऑथेंटिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप कोर्स ज्वाइन करना या मत करना, जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपके एग्जाम में एकदम फिक्स आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम आएगा, ठीक है। तो वानर और कपी से मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया उसके बाद में, लगभग इसका जो समय है वो 56 लाख बीसी था, 56 लाख बीसी। और देखो इसी को हम मानव का आदि पूर्वज मानते हैं, यानी कि ये आधा क्या था, आधा मानव था और आधा जानवर था, ठीक है, इसलिए इसको आदि मानव बोलते हैं, आदि पूर्वज बोलते हैं इसको, ठीक है। और देखो बानर और कपी के बाद में होमिनाइड, फिर होमिनिड, कोई बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है वर्तमान मानव की कई पीढ़ी हैं, ठीक है, उनको कई प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे वर्तमान मानव को हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे, देखो इसका पहला रूप पढ़ेंगे हम होमो सैपियंस, ठीक है, होमो सैपियंस। दूसरा प्रकार है इसका होमो इरेक्टस, और तीसरा जो प्रकार है इसका वो है होमो सैपियंस, ठीक है, ये इसका प्रकार है। होमो सैपियंस का मतलब है सोचने वाला इंसान, प्रज्ञा मानव। और देखो इसके बाद आता है होमो सैपियंस यानी कि वर्तमान मानव। तो वर्तमान मानव के 3 प्रकार है, होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में होमो सैपियंस आता है, और होमो सैपियंस के बाद में होमो इरेक्टस आता है, होमो इरेक्टस के बाद में होमो सैपियंस आता है, और होमो सैपियंस के बाद में जो आता है वो इसका ही भाग है, वो है होमो सैपियंस, ठीक है। लगभग उसका समय 12,000 ईसा पूर्व था, ठीक है। तो अब देखो ये जो होमो सैपियंस है इसके ही कई भाग हैं, मैंने बताया होमो सैपियंस, और इसी को ही ग्रिमाल्डी बोलते हैं, ठीक है, इसको ही चार्ल्स बोलते हैं, ठीक है, और इसी को ही क्रोमैग्नान बोलते हैं, ठीक है, इसी को ही क्या बोलते हैं, क्रोमैग्नान। तो देखो अब होमो सैपियंस से जुड़ी कौन सी उपजाति नहीं है, यानी कि होमो सैपियंस के बाद में क्या आया, होमो सैपियंस आया, ठीक है, होमो सैपियंस अब होमो सैपियंस की कुछ उपजातियां हैं, जैसे कि क्रोमैग्नान, ठीक है, और इसी का देखें तो चॉन्सलैंड, ठीक है, और इसी का देखें तो ग्रिमाल्डी। अब देखो कि होमो सैपियंस की जो उपजातियां हैं वो एल्पाइन क्यों नहीं है, ठीक है, और होमोनिड क्यों नहीं है। देखो होमोनिड मतलब हो गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और ये जो सवाल पूछ रहा है ये पूछ रहा है वर्तमान मानव की। होमो सैपियंस मतलब
वर्तमान मानव, वर्तमान मानव। तो भाई वर्तमान मानव और ऑस्ट्रेलोपिथेकस में लगभग 56 लाख साल का अंतर है। तो देखो इसमें क्रोमैग्नॉन हो जाएगा, चाउंसलेड हो जाएगा और ग्रीमाल्डी हो जाएगा, ठीक है। जबकि होमिनिड क्या है, होमिनिड दोस्तों क्या है, आदि मानव है, यानी कि आधा जानवर था ये और आधा मानव था ये, ठीक है। ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब एल्पाइन ये भी एक प्रजाति है, जैसे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजाति है और ये एल्पाइन प्रजाति है। तो ये प्रजाति लगभग 50 साल पहले की है, ठीक है। ये भी नहीं हो सकती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 3, 5, ठीक है। और देखो अब ये पूछ रहा है कौन सी प्रजातियां नहीं है, तो 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। कोई किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है, ये भी बहुत ही शानदार सवाल है। उस विद्वान का नाम बताइए जिसने 1951 ईस्वी में सतलज की सहायक नदी सिरसा की घाटी में खोज करके निम्न पूर्व पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए थे। देखो बहुत ही शानदार सवाल है। मैं कह रहा हूं कि आपने शायद पढ़ा नहीं होगा सवाल। सवाल देखिए, ठीक है। उस विद्वान का नाम बताइए जिसने 1951 में सतलज कश्मीर की दोस्तों मानसरोवर झील से निकलती है ये, ठीक है। सतलज की सहायक नदी सिरसा की घाटी में खोज करके निम्न पूर्व पुरापाषाण काल का उपकरण प्राप्त किए हैं। देखो निम्न पुरापाषाण काल यानी कि पाषाण काल के कितने पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं इसके? 3 पार्ट हैं। पुरापाषाण काल, ठीक है, और मध्यपाषाण काल और इसका ही पार्ट हो गया नवपाषाण काल, ठीक है। अब ये पूछ रहा है निम्न पूर्व पुरापाषाण काल। तो भाई ये जो पुरापाषाण काल था वो 3 पार्ट में डिवाइड था। पहला पार्ट इसका क्या है? निम्न या पूर्व पुरापाषाण काल, ठीक है, पुरापाषाण काल। और दूसरा पार्ट क्या है पुरापाषाण काल का? मध्य पूर्व पुरापाषाण काल, ठीक है। और तीसरा पार्ट कौन सा हो जाएगा? उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो सवाल पूछ रहा है इस काल से। इस काल का जो समय है वो है लगभग 6 लाख BC से कितना हो जाएगा? 1.5 लाख BC, 1.5 लाख BC हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस समय के उपकरण सतलज घाटी की सिरसा नदी घाटी में किसने खोजा? तो सही आंसर इसका ओलफ रूफर ने, ओलफ रूफर ने। देखो अगर हम बात करें विलियम किंग और रॉबर्ट ब्रूस फुट की, तो इन्होंने भी निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण खोजे। कहाँ पर? मद्रास में, मद्रास में, तमिलनाडु के मद्रास के अतीरपक्कम में। कहाँ पे? अतीरपक्कम। कहाँ, कब? सितंबर 1864 में, ठीक है। सितंबर जनवरी 1864 में खोजे थे, ठीक है, विलियम किंग और रॉबर्ट ब्रूस फुट। और देखो जो रॉबर्ट ब्रूस फुट है इसने सबसे पहले अकेले खोजा था,
कब? अप्रैल मई 1863 में मद्रास के पल्लवरम में एक हस्तकुठार खोजा था रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। अगर अकेला जाए तो रॉबर्ट ब्रूसफुट लगाना, अगर डबल भी आ जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्होंने 1864 में खोजा था। डीएन बाड़िया कौन है दोस्तों? डीएन बाड़िया ने 1928 में सोहन संस्कृति का उत्खनन किया था। सोहन संस्कृति का, सोहन नदी घाटी का, ठीक है, सोहन नदी घाटी का क्या किया था? उत्खनन किया था 1928 में, ठीक है। और डीएन बाड़िया को क्या बोलते हैं? सोहन घाटी का पितामह, फादर ऑफ सोहन कल्चर, ठीक है। टी टेरा एंड पीटरसन ने, देखो इन्होंने 1936 में सोहन घाटी में उत्खनन करा था, ठीक है, सोहन घाटी में। और इनके अलावा इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बुर्ज होम और गुफ कराल की भी खोज की थी, उत्खनन करा था, ठीक है, 1936 में। तो भाई इस सवाल का जो सही आंसर वो है ओलफ गोल्फर। भाई किसी से भी सवाल आ जाए आपको कहीं चूकना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आपको मैं कह रहा हूं, मैं उंगली पे याद करवा दूंगा, ठीक है, आप भूलोगे नहीं कभी भी जिंदगी में। रजनी जी कह रही हैं कि 108 मार्क मिले हैं सर नेट के लिए, कितने मार्क चाहिए होते हैं सर? देखो अभी तो आपको काफ़ी सारे मार्क चाहिए थे, ठीक है, क्योंकि सभी कैटेगरी की अलग अलग मेरिट लगी है। तीसरा सवाल देखें, किसने मध्य प्रापाषाण काल को फलक संस्कृति का नाम दिया है? ठीक है, देखो फलक क्या होता है और ब्लेड क्या होता है? फलक मतलब होता है कि भाई कोई बड़ा पत्थर है, ठीक है, बड़ा पत्थर। अब इसको आदि मानव ने उपकरण बनाया, यानी कि इसके ऊपर से कुछ छाटा छूटी की, ठीक है, इस तरीके से कुछ छाटा और ये बड़े से बना दिया, इतना बड़ा, ठीक है, मतलब मध्यम साइज का बना लिया, तो उसको बोलते हैं फलक, या फलक बोलते हैं, या उसको ही बोलेंगे सल्क उपकरण। यानी कि एक परत इस पर से उतार दी, ठीक है, हल्का हल्का छांट दिया इसका ये पत्थर, तो जो उपकरण बना उसको बोलते हैं सल्क या फलक, ठीक है। तो अब क्योंकि मध्य पुरापाषाण काल में, ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल में इसी प्रकार के यानी कि फलक प्रकार के उपकरणों की प्रधानता थी, इसलिए इस विद्वान ने मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति कहा है, ठीक है। अब ऑप्शन देखो, अरुण सोनकिया, एच.डी. शंकालिया, रॉबर्ट ब्रूसफुट या बी.एन. मिश्र। बहुत ही बढ़िया सवाल। देखो एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा, ठीक है, एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा, कहीं भी मार नहीं खाओगे आप। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं मध्य पुरापाषाण काल का समय, ठीक है। समय क्या था? समय था 1.5 लाख BC से लेकर ये था 30,000 BC तक, ठीक है। और इस समय के जो उपकरण खोजे थे वो खोजे थे एच.डी. शंकालिया ने, ठीक है, एच.डी. शंकालिया ने। तो उन्होंने इस समय जो उपकरण प्राप्त हुए अधिकतर मात्रा में वो थे सल्क उपकरण या फलक उपकरण, ठीक है। क्योंकि ऐसे जो पत्थर थे वो कैसे थे, जैसे कि मानो ये पत्थर है, ठीक है,
ये कोई पत्थर है, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी मान लो, और इसके नहीं, ये कोई पत्थर है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई डंडा फिट किया हुआ है इसमें इन्होंने, तो क्या था, इस पत्थर के, इस औजार के एक तरफ धार थी, ठीक है, एक तरफ क्या थी, धार थी, इसलिए इसको फलक बोलते हैं, फलक बोलते हैं, याद रखना। और ये जो फलक उपकरण थे वो एक बार छीले गए थे, ठीक है। तो एच.डी. संकालिया ने मध्य पुराप्रसारण काल को फलक संस्कृति का नाम दिया, ठीक है। आप देखो अरुण शोनकिया, ये आपको ध्यान हो तो मैं बताना चाहता हूं कि 1982 में इन्होंने एक मानव कपाल खोजा था, यानी कि मानव की खोपड़ी खोजी थी। मानव कपाल कहां पर, हथनौरा में। हथनौरा कहां पर है, कमेंट कीजिए। हथनौरा है मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में, ठीक है, मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में हथनौरा है। और वहां से अरुण शोनकिया ने एक मानव की खोपड़ी को खोजा था, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फुट आपको पता होंगे, मई 1863 में पल्लवरम में एक हस्तकुठार खोजा था, हस्तकुठार, ठीक है, हस्तकुठार खोजा था। तो भाई इस सवाल का सही आंसर है एच.डी. संकालिया। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। अनीता जी गुड इवनिंग, वेलकम। आइए चौथा सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सी दक्षिण भारत के नवपाषाणिक स्थल से राख के टीले नहीं मिले हैं। कई बार सवाल ये आ चुका है, ठीक है। और देखो अब की बार भी आया था, हर बार सवाल आते हैं पाषाण काल से, तो मैं हर एक पॉइंट को कवर कराऊंगा आपको, ठीक है, ताकि कोई भी कोना छूट ना जाए। हर एक एंगल से सवाल बन रहे हैं आज की डेट में, तो हर एक एंगल से मैं सवाल बना रहा हूं आपके लिए। तो देखो दक्षिण भारत का मतलब है भारत हो गया ये, ठीक है, और ये विंध्याचल पर्वतमाला के नीचे की तरफ, ठीक है, ये हो गया आपका दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत हो गया। अब दक्षिण भारत में नवपाषाण काल, आप जानते होंगे नवपाषाण काल का समय, देखो समय भी बहुत जानना जरूरी है आपको। समय का देखें, समय तो लगभग 4000 BC से 1000 BC तक, ठीक है, नवपाषाण काल का समय माना जाता है। अब दक्षिण भारत में जब नवपाषाण चल रहा था तब वहां पर इतिहासकारों ने, मतलब मानवों ने कुछ राख के टीले बनाए। राख के टीले जान लीजिए क्या होता है, ठीक है। राख के टीले मतलब हो गया कि राख के टीले, ठीक है, राख के टीले देखो क्यों बनाए इंसान ने, कि देखो नवपाषाण काल का जो मानव था वो दक्षिण भारत में चरवाहे जाति का था, ठीक है, अभी भी। और उन्होंने पशुपालन बड़ी मात्रा में कर रखा था। पशुपालन जिनमें गाय भी हो सकती है, बैल भी हो सकते हैं, भैंस भी हो सकती है, बकरी भी हो सकती है, भेड़ भी हो सकती है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि वो एक जगह से यहाँ पर 4 महीने रुके, ठीक है, एक जगह, फिर यहाँ से यहाँ गए, घूमते क्योंकि यहाँ की घास वगैरह खत्म हो गई तो उन्होंने दूसरा स्थान चुना, यहाँ भी 4 महीने रुके। इस तरीके से 4 महीने पर ये स्थान बदलते थे, ठीक है। अब जहाँ पर ये रुकते थे, यानी कि जो मानव थे, चरवाहे मानव थे, जहाँ पर वे रुकते थे वहाँ इनको
अपने पशुओं की रक्षा करने के लिए एक कह सकते हैं बाड़, यानी कि कोई सुरक्षा घेरा, ठीक है, सुरक्षा घेरा बनाते थे और उस घेरे के अंदर यहाँ लगाते थे उन्होंने डंडे, ठीक है, डंडे लगाते थे यहाँ पर, डंडे डंडे और इन डंडों को क्या करते थे, ऐसे करके वो बांधते थे, इस तरीके से वो, ठीक है, इन सभी डंडों को बांधते थे और इसको बोला गया बाड़ा, बाड़, बाड़, ठीक है, यानी आप देहाती भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो इसको बोला गया बाड़ा, ठीक है। अब जानवरों को सुरक्षित करने के लिए ये अपने सभी जानवरों को जो पालते थे उनको यहाँ पर रखते थे, ठीक है, बांधते थे ताकि उन पर कोई जंगली जानवर हमला ना कर दे। अब यहाँ पर वो 4 महीने लगातार अपना गोबर वगैरह करते थे, ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में गोबर होता था। तब ये 4 महीने बाद इस जगह से जाते थे, तो अब इस बाड़े को या इस जो गोबर का ढेर लग गया था इसको इन डंडों के साथ में जला देते थे। नोट डाउन कर रहा है, यानी कि 4 महीने बाद वो इंसान अपने पशुओं को लेकर चले गए और जाते जाते वो इन ऊंचे ऊंचे गोबर के ढेरों को वो जला देते थे, ठीक है। तब अब ये जो ढेर थे काफ़ी समय तक ऐसे ही पड़े रहे। तब इतिहासकारों ने इनको खोजा। अब उन्होंने इसको नाम दिया राख के टीले, ठीक है, राख के टीले, या इनको ही बोल सकते हैं एसमोंड, 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 एसमोंड भी बोल सकते हैं, एक बार एसमोंड ही आया था। तो राख के टीले या एसमोंड, ठीक है। तो सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी दक्षिण भारत के नवपाषाणिक स्थल से राख के टीले नहीं मिले हैं। ध्यान रखना, राख के टीले केवल दक्षिण भारत में मिले हैं, ठीक है, राख के टीले केवल दक्षिण भारत में मिले हैं, उत्तर भारत में या पूर्वी भारत में या पश्चिम भारत में नहीं मिले हैं, ठीक है। तो राख के टीले कहाँ कहाँ मिले हैं ये भी जान लो, ठीक है। देखो, कर्नाटक, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहां पर ये ज्यादातर मिले हैं, ठीक है। तो देखो, अब ये जो ब्रह्मागिरी और मास्की है यहां से मिले हैं, ठीक है, ब्रह्मागिरी और मास्की। और देखो ये मास्की है, यहां से एक अशोक का शिलालेख मिला है, ठीक है। भाई देख, कभी कभी सवाल आता है कि अशोक का नाम, अशोक, अशोक का नाम, अशोक किन किन शिलालेखों पर मिलता है। तो देखो दोस्तों, ये वही मास्की है, मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उडेगोलम, याद रखना 4 नाम, मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उडेगोलम, 4 स्थानों पर मिला है। तो देखो, और मास्की से ही राख के टीले भी मिले हैं। सवाल पर आते हैं, देखो राख के टीले ब्रह्मागिरी और मास्की से मिले हैं, वेरी गुड, ठीक है। पिकलीहल और उतनूर से मिले हैं, ये भी ठीक है। मास्की और उतनूर से मिले, ये भी ठीक है, ठीक है। अब जो पेन्नार घाटी है और पुडुप्पै है, यहाँ से हम एसमोंड की प्राप्ति नहीं करते, ठीक है। तो देखो, भूल मत जाना, बहुत सिंपल तरीके से समझाया है मैंने। यानी कि एसमोंड से कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में एसमोंड मिले हैं। और स्थल की बात करें तो ब्रह्मागिरी, मास्की, पिकलीहल, उतनूर से मिले हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी नवपाषाण कालीन विशेषताएं हैं। बहुत ही शानदार सवाल है। आपने नवपाषाण काल पढ़ा हो तो वहां से मुख्य रूप से विशेषताएं पूछता है, आयोग विशेष रूप से विशेषताएं पूछता है, ठीक है। आर्या विशेष जी गुड इवनिंग, अनीता जी गुड इवनिंग, वेलकम।
आपको कमेंट करने के लिए 40 सेकंड का समय है, ठीक है। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। देखो क्या पूछता है, कभी कभी नवपाषाण काल की विशेषताएं पूछता है, ठीक है। क्या मृदभांड थे, ये भी पूछता है, ठीक है। श्रम विभाजन पूछता है, क्या क्या खेती होती थी, अर्थव्यवस्था क्या थी उस समय की, ये पूछता है, ठीक है। परंतु अगर हम देखें तो ये सब नवपाषाण काल की विशेषताओं में ही आ जाता है, ठीक है। अगर देखो नवपाषाण काल की समय की बात करें तो समय मैंने बताया आपको लगभग 4000 BC से, ठीक है, 1000 BC तक था ये समय नवपाषाण काल का, ठीक है। और देखो ये जो समय था ये एक क्रांतिकारी समय था। विशेषताओं की बात करें तो आप लिखोगे कि भाई क्रांतिकारी समय था, ठीक है। कृत्रिम रूप से कृषि होती थी, पशुपालन शुरू हो गया बड़ी मात्रा में, ठीक है। बड़े पतले पतले मृदभांड बनाने शुरू कर दिए। अर्थव्यवस्था के रूप में उन्होंने लकड़ी के खिलौने बनाने शुरू कर दिए। पहिए का आविष्कार हुआ, ठीक है। उद्यान प्रक्रिया शुरू हो गई। और अगर जो खेती होती थी उस खेती में प्रमुख रूप से महिलाओं का स्थान था, क्योंकि जो पुरुष थे वो बाहर का काम करते थे और कृषि मुख्य रूप से महिलाएं करती थी, ठीक है। और देखो पशुओं में अगर देखें तो पशुओं में क्या क्या पालते थे वो, जैसे कि भेड़, बकरी, ठीक है, भैंस, कुत्ता, मुख्य रूप से घोड़ा भी पालते थे, घोड़ा भी, ठीक है, कहीं कहीं घोड़ा भी उल्लेख हुआ है। तो अब देखते हैं कि भी निम्नलिखित में से कौन सी नवपाषाण कालीन विशेषता है। देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, बारीकी से तरासे गए पत्थर के छोटे टुकड़ों से बने औजार, गंडासा और छेनी। देखो दोस्तों ये जो सवाल है, ठीक है, ये जो सवाल है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो बारीक और पतला एक ही बात होता है, बारीक और पतला एक ही बात होता है, केवल भाषा का अंतर है, ठीक है। तो तरासे, तरास मतलब घिस कर बनाए गए, तरास मतलब होता है घिस कर, ठीक है, घिस कर बिल्कुल। और घिसने के बाद पे उस पर करते थे वो पॉलिश, पॉलिश वगैरह, ठीक है, वो करते थे पॉलिश। क्योंकि इस काल में नवपाषाण काल में पतले औजार, घिसकर बनाए गए औजार और पॉलिश करके औजार बनाए गए जो प्रमुख रूप से हैं, ठीक है। पहला ठीक है। दूसरा, मवेशी, घोड़े और खेती में काम आने वाले जानवरों का पशुपालन। देखो मैंने आपको बताया कि जो पशुपालन होता था उनमें बैल वगैरह, घोड़ा वगैरह, भेड़ वगैरह, बकरी वगैरह होती थी, ठीक है। तो मवेशी जो था वो घोड़े और खेती में काम आने वाले जैसे कि बैल हो गया, खच्चर हो गया, गधा हो गया, इनका वो प्रयोग पशुपालन के लिए करते थे। और जो खेती करते थे उसमें खाने के लिए और कुछ पशुओं को चारा के लिए करते थे। दूसरा ठीक है। तीसरा, मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी और सजावट, ये बड़ी विशेषता है दोस्तों, क्योंकि देखो इस समय नवपाषाण काल के समय इंसान ने चित्रकारी बड़े पैमाने पर सीख ली थी, बड़े पैमाने पर। क्योंकि देखो अगर हम बात करें कि चित्रकारी कब हमें देखने को मिलती है तो भीमबेटका की गुफाओं पर देखने को मिलती है, ठीक है, जो मुख्य रूप से मध्यकाल का है। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो मुख्य रूप से भीमबेटका की गुफाएं हैं, ठीक है। तो चित्रकारी बड़े पैमाने पर मिलती है, ठीक है। और जो मृदभांड थे, मृदभांड मिट्टी के बर्तन, मृदभांड, ठीक है, मृदभांड पर जैसे कोई घड़ा है, इस घड़े पर क्या हुआ है, कोई चित्रकारी बनी हुई है, ठीक है। यानी कि चित्रकारी में क्या था, जैसे कि पेड़ का चित्र हो गया, ठीक है, और हिरण का चित्र हो गया, बैल का चित्र हो गया, पान का पत्ता,
पान का पत्ता, ठीक है, पान का पत्ता, और मानव के चित्र मिलते थे उस समय, मानव के चित्र, ठीक है। और ये मुख्य रूप से चित्र बने होते थे, ठीक है। पहला, तीसरा भी ठीक है। अब जो सवाल है वो पूरा हो गया, और इसका जो ऑप्शन है 1 2 3, 1 2 2 3, इनमें से कोई नहीं, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन वो नवपाषाण काल की विशेषताओं को दर्शाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसकी और हम विशेषताएं देखें तो यह जो काल था वो क्रांतिकारी काल था, ठीक है, कई बार आ चुका है ये क्रांतिकारी काल, ठीक है। इस काल में पशुपालन होने लगा, पशुपालन होने लगा, ठीक है। पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, और इसी काल में दोस्तों, ठीक है, इसी काल में क्या हुआ, अर्थव्यवस्था शुरू हुई, अर्थव्यवस्था, ठीक है। तांबे का प्रयोग होने लगा, तांबे का प्रयोग, और इसी काल में, ठीक है, श्रम विभाजन, यानी कि महिला जो थी वो खेती का काम करती थी, याद रखना, श्रम विभाजन भी आएगा आपके एग्जाम में विशेषताओं में, श्रम विभाजन, ठीक है। कुत्ता पालतू था, परिवार बन गए इस काल में, ठीक है। स्थायी निवास शुरू हो गए, स्थायी निवास शुरू हुए, यानी कि नवपाषाण काल में स्थायी निवास शुरू हो गया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था शुरू हो गई, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो मैं बताऊंगा, आप लिख भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो हमारी जो थ्योरी क्लास है मैं उनको ही पढ़ के बता रहा हूँ आपको, बहुत फैक्ट है हमारी थ्योरी क्लास में, तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने 6 बुक लॉन्च कर रखी हैं, ठीक है, 6 बुक लॉन्च कर चुके हैं हम, उनको भी आप ले सकते हो। तो छठा सवाल है, कश्मीर के नवपाषाण कालीन स्थलों की विशेषताओं में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। देखो अगर हम नवपाषाण काल के स्थलों की बात करें, ठीक है, नवपाषाण काल के स्थल, तो ये कई बार आ चुका है, जैसे कि देखो मेहरगढ़ भी आएगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा इसमें कश्मीर भी आएगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में क्या क्या आएगा, मांडा आएगा, गुफकराल आएगा, ठीक है, और बुर्जहोम आएगा। इसके अलावा चिरांद आएगा, जो कहाँ पड़ेगा, बिहार में पड़ेगा, ठीक है। और गुमला घाटी पड़ेगा, गुमला घाटी, ठीक है, गुमला घाटी भी पड़ेगा। और इसमें देखो ताम्रपाषाण संस्कृति भी इसी में आती है, ताम्रपाषाण संस्कृति इसी काल की है, ठीक है। यानी कि एक तरफ तांबे का आविष्कार चल रहा था, तांबे के उपकरण का साक्ष्य मिलते हैं इस समय, ठीक है। तो देखो कश्मीर के नवपाषाण कालीन स्थलों की विशेषताओं में कौन सा असत्य है, आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। जैसे कि गर्तवास, गड्ढों में बनाए गए आवास। देखो हम बार बार हम ये पढ़ते हैं नवपाषाण काल में, इनकी विशेषताओं को पढ़ते हैं, तो मैंने आपको बताया कि कश्मीर और बुर्जहोम में क्या मिला है, गर्तावास, यानी कि जमीन के नीचे घर बनाए गए थे, जमीन के नीचे घर बनाए गए थे, जिनको क्या बोला है, गर्तवास। तो देखो सवाल पूछ रहा है आपसे असत्य है, तो ये असत्य तो है नहीं, तो ये सत्य है। दूसरा, काले तथा लाल प्रकार के मृदभांडों की प्राप्ति, ठीक है, काले और लाल। तो भाई इस काल में जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं वो कैसे थे, आर डब्लू थे, ठीक है, RBW,
RBW, रेड ब्लैक वेयर। ठीक है, ये गलत है। तीसरा, गोमल नदी घाटी में गुमला से विशाल सामुदायिक चूल्हे मिले हैं। देखो सामुदायिक मतलब कि पूरा गांव एक ही चूल्हे पर खाना बनाता था। इसको बोलते हैं सामुदायिक चूल्हा। ठीक है, तो ये ठीक है, गलत नहीं है। फिर पाषाण फलक उद्योग और माइक्रोलिथ की उपस्थिति। देखो दोस्तों, ये जो पाषाण फलक उद्योग है ये किस काल का है? ये है मध्य पुरापाषाण काल का। और सवाल है नवपाषाण काल की विशेषताओं के बारे में, तो फलक नहीं होगा। ठीक है, माइक्रोलिथ, देखो ये जो माइक्रोलिथ शब्द है इसको बोलते हैं सूक्ष्म उपकरण, और ये जो सूक्ष्म उपकरण थे वो मध्य पाषाण काल के उपकरण थे। मध्य पाषाण काल के उपकरण थे, औजार थे। ठीक है, तो भाई चौथा भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इस हिसाब से पूछा गया है असत्य, तो बी और डी असत्य है और बाकी सब ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। बहुत सारे दोस्तों फैक्ट हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट हैं। चलो कमेंट पढ़ लेते हैं। वैसे मैं कमेंट पढ़ता नहीं हूँ, ठीक है, कमेंट फिर भी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि देखो कमेंट पढ़ के जो है ना थोड़ा टाइम वो होता है। मंजू सैनी जी गुड इवनिंग, मीना कुमारी जी गुड इवनिंग, अमित कुमार जी कह रहे हैं सर हमारा 120 आया है, नेट एग्जाम में फर्स्ट टाइम था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब की बार तैयारी करना हो जाएगा। रजनी कुमार जी कह रही हैं नवपाषाण सुंदरता के लिए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो बिल्कुल हल्का सवाल है, क्योंकि आपने देखा होगा जो पेपर आया है अब की बार उसमें कुछ वन लाइनर सवाल भी थे, बड़े हल्के सवाल थे। ठीक है, तो आयोग ने क्या किया है कि उस लेवल को घटा दिया है। जो लेवल था एकदम ब्रांडेड लेवल था, स्टैंडर्ड लेवल था, उसको घटा दिया है, और इस वजह से कट ऑफ हाई चली गई है। ठीक है, आपने देखा भी होगा कट ऑफ काफ़ी आसमान पर जा चुकी है, तो कट ऑफ जो है बढ़ गई है। ठीक है, देखो कट ऑफ जो गई है वो जर्नल की जो कट ऑफ है नेट की वो लगभग गई है 61 पर, और जेआरएफ की गई है 69 पर। ओबीसी की जो कट ऑफ गई है वो गई है 174 नंबर पर। ठीक है, और जेआरएफ की कट ऑफ गई है इनकी 198 पर शायद। ठीक है, ऐसे ईडब्ल्यूएस की देखें, इनकी भी लगभग 176 के करीब है, 170 करीब है, 176। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस जीआरएफ लगभग 198, एससी 170 और एससी 184, ये जो है कट ऑफ है। चाकू संस्कृति कहते हैं निम्न प्रापषण काल को, मध्य प्रापषण काल को, उत्तर प्रापषण काल को, या मध्य पाषाण काल। बेहतरीन सवाल है। देखो कभी कभी ये सवालों ये जो सवाल है ये आपको घुमाते जरूर हैं, कहाँ कहाँ से पूछ लेते हैं पता नहीं। तो देखो अब इसको मैं ज़रा रफ कर देता हूँ। ठीक है, देखो थोड़ा सा स्टेप तो समझ लीजिए। पाषाण काल,
पाषाण काल 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। अब इतिहासकारों ने समय के आधार पर प्रापाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। निम्न या पूर्व, मध्य, पुरापाषाण काल, ठीक है, और उच्च पुरापाषाण काल। देखो, निम्न पुरापाषाण काल को भी औजारों के आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा पार्ट है? पहला पार्ट है सोहन संस्कृति, सोहन संस्कृति, ठीक है, और इसी को बोलते हैं चापर चापिंग संस्कृति, चापर चापिंग। क्योंकि निम्न प्रापाषाण काल में उत्तर भारत की तरफ जो उपकरण प्राप्त हुए हैं निम्न प्रापाषाण काल के, वो चापर और चापिंग थे, यानी कि गंडासा और खंडक, ठीक है। इसी को बोलते हैं पेबुल संस्कृति, पेबुल संस्कृति, ठीक है। और देखो, और जो निम्न प्रापाषाण काल का दूसरा पार्ट है औजारों के आधार पर, उसको हस्त कुठार संस्कृति, हस्त कुठार, ठीक है। इसी को बोलते हैं मद्रासी संस्कृति, मद्रासी संस्कृति, ठीक है। इसी को बोलते हैं एस्यूलिन, एस्यूलिन संस्कृति। अब जो मध्य प्रापाषाण काल है, उस समय मानव जो विशेष रूप से औजार प्रयोग कर रहा था वो फलक था, सल्क उपकरण था, ठीक है, सल्क उपकरण। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फलक संस्कृति, फलक संस्कृति, या इसी को बोलते हैं सल्क संस्कृति, सल्क संस्कृति। अब आता है उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है, इसको बोलते हैं उच्च पुरापाषाण काल। और देखो, ये जो काल था, ये जो काल था जिसका समय लगभग 30,000 से 10,000 BC तक था। अब इस काल को क्या बोलते हैं? ठीक है, इस काल को दोस्तों ब्लेड संस्कृति, क्योंकि इस समय जो उपकरण थे उन उपकरणों पर दोनों तरफ धार थी, दोनों तरफ धार थी। तो देखो, आपने देखा होगा जो ब्लेड होता है, ब्लेड, उसमें दोनों तरफ क्या होती है? धार होती है। तो उसको बोलते हैं ब्लेड संस्कृति, ठीक है। और उसी को बोलते हैं चाकू संस्कृति। चाकू यानी कि इस समय पहने औजार थे, यानी कि चाकू की तरह औजार थे। तो जब इतिहासकारों ने देखा कि किसी समय यानी कि उच्च प्रापाषाण काल के समय पतले पतले और चाकू की नोक की तरह औजार ज्यादा मिले हैं, तो उसको उन्होंने क्या बोला है? चाकू संस्कृति, चाकू संस्कृति भी बोला है। और उसमें ब्लेड भी मिले हैं, काफी बड़ी मात्रा में ब्लेड प्रकार के उपकरण, तो ब्लेड संस्कृति बोला है। तो आप देखो, मैंने आपको बताया कि निम्न प्रापाषाण काल में 2 संस्कृति हुई, मध्य पाषाण काल में 1 संस्कृति हुई और उच्च प्रापाषाण काल में 3 संस्कृति हुई, ठीक है। और देखो, अगर बात करें मध्य पाषाण काल की, तो उसमें कैसे उपकरण थे? सूक्ष्म उपकरण, सूक्ष्म, या इसी को बोल सकते हैं माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ। और नव पाषाण काल का भी देखा आपने, पतले औजार,
पतले औजार या बारीक औजार, ठीक है, और घिसकर बनाए गए औजार, ठीक है, और घिसकर, और इसके बाद में पालिशदार औजार, पालिशदार, ठीक है। तो अब सवाल आता है चाकू संस्कृति। तो अब आपका सवाल क्लियर हो गया होगा, चाकू संस्कृति यानी कि उच्च पुरापाषाण काल की। तो देखो, निम्न पुरापाषाण काल गलत, मध्य पुरापाषाण काल ये वाला गलत, उत्तर पुरापाषाण काल। तो देखो दोस्तों, उच्च पुरापाषाण काल को ही उत्तर पुरापाषाण काल ही बोलते हैं। नोट डाउन करना, कभी आप भूल जाओ, ठीक है। उच्च पुरापाषाण काल को ही उत्तर पुरापाषाण काल भी बोलते हैं, ठीक है, भूल मत जाना। तो तीसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य पाषाण काल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्म उपकरण थे, सूक्ष्म उपकरण या माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ। समझ में आया सवाल आपको या नहीं आया? ठीक है, एक बार दोस्तों कमेंट करके बता दीजिए, सवाल समझ में आया नहीं आया। रजनी जी करिए, सर आपसे निवेदन है कि आप हमें जी लगाकर ना बोलें, हमें सही नहीं लगता, हम स्टूडेंट हैं। अच्छा मीना कुमार जी करिए, सर जी पेपर फर्स्ट में 24 नंबर और पेपर सेकंड में 122 नंबर हैं, वो भी क्वालिफाई है ओबीसी कैटेगरी। अच्छा, जबकि ओबीसी कट ऑफ 170 है। देखो, मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद जो रिजल्ट है उसमें शायद गड़बड़ है। मैंने देखा है कई उनको, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस रिजल्ट में कहीं ना कहीं, देखो आपने देखा होगा कि 17 तारीख को आ रहा था रिजल्ट, उसमें टेक्निकल गड़बड़ हो गई, ठीक है, आपने देखा होगा, आयोग ने वो नोटिफिकेशन भी जारी किया था। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यार अब की बार शायद कोई टेक्निकल दिक्कत हुई है, इसलिए इतनी हाई पहुंच गई है, जबकि ऐसी इतनी हाई कभी पहुंचती नहीं है। क्योंकि देखो दोस्तों, ये सवालों के ऊपर डिपेंड नहीं था पेपर, ये पेपर सवालों के ऊपर डिपेंड नहीं था। आप सोच रहे होंगे भाई सवाल हल्का आ गया तो हाई हो गई, ये है डिपेंड ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, ठीक है, कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है उनके ऊपर डिपेंड है एग्जाम। ये देखो, अगर मान लीजिए, देखो 49,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है, ठीक है, अब की बार रिजल्ट बता रहा हूं, और उसमें से 6% बच्चों को पास करना था, इनको 6% को, ठीक है। उनको ये नहीं देखना कि भाई कितने बच्चों का 200 प्लस है या 250 के आसपास है, उनको केवल बच्चे पास करने थे। इस हिसाब से दोस्तों क्या होता कि मेरिट वही 60 के आसपास आनी चाहिए थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सवालों का ना लेवल छोड़कर पहले क्या था, देखो पहले था लगभग 30,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था पिछली बार, और अब की बार जो एग्जाम दिया है वो दिया है 49,000 ने, ठीक है, 49,000 ने एग्जाम दिया है। तो उनमें से 6% जब लागू करेंगे तो बच्चे कम पास होंगे, ठीक है। और ये क्या होगा वहां पर कि जो उच्च क्रम के बच्चे थे उनको पास किया उन्होंने, जो हाई लेवल के बच्चे थे। तो बच्चे ज़्यादा होने की वजह से मेरिट ऊंची पहुंच गई। अगर बच्चे पिछली साल की तरह कम होते तो मेरिट 55 से 60 के बीच में होती। ये रियल फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। तो आगे बढ़ा रहे हैं क्लास को, ठीक है। 8वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, ओल्ड वन होमो हैबिलस से संबंधित संस्कृति है, एबीबेली नियंडरथल मानव के पाषाण औजार की संस्कृति है, एस्चुलिन होमो इरेक्टस से संबंधित है, और लेबा लेबा पत्थरों से
सल्क उतारने की विधि है। तो आपको बताना है देखो कौन सा सही है। 40 सेकंड का समय है आपको कमेंट करने के लिए। 40 सेकंड फटाफट उत्तर दीजिए आप, ठीक है। मंजू जी कह रही है सर वो बात नहीं, 156, 146, 160, 172 पर पास कर दिए हैं। नितिन जी वेलकम आपका। दोस्तों देखो सवाल ये आ चुका है एग्जाम में, आपको याद आएगा। देखो पाषाण काल जो है वो मुख्य रूप से पत्थरों का काल था, और मानव जब पाषाण काल में था तो उस समय मानव निरक्षर था, घुमक्कड़ था, और पेट भरने के लिए वो फल, कंदमूल और मांस, मांस मतलब पशुओं को मारकर खाता था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो पशुओं को मारने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग करता था उन उपकरणों के प्रकारों का ये सवाल है। ठीक है भाई, किन किन प्रकार के उपकरण उसने प्रयोग किए पशुओं को मारने के लिए। क्योंकि देखो कहता ना कि मरता क्या ना करता, जब आदमी मर ही रहा है तो किसी को मार के खा ले पेट भर जाएगा, है ना। तो वही समय था। तो मानव का जो औजार था, मानव के औजारों के प्रकार, औजारों के प्रकार, देखो ये सवाल आ चुका है। पहला जो पहला प्रकार था दोस्तों वो था आपका ओल्ड वन। ठीक है, ओल्ड वन नोट डाउन कर लेना, ओल्ड वन। ठीक है, दूसरा जो प्रकार था वो है एबी बेली, एबी बेली। ठीक है, तीसरा जो प्रकार था वो था मोस्तारी, मोस्तारी। इसको ही बोल सकते हैं मस्तूरियन, मस्तूरियन इसी को बोला गया है। ठीक है, चौथा जो प्रकार है वह लेबा लेबा, लेबा लेबा। ठीक है, पांचवा पांचवा जो प्रकार है वो है एस्यूलिन, एस्यूलिन। ठीक है, और इसके अलावा छठा प्रकार है माइकोक्यूलिन, माइकोक्यूलिन, माइकोक्यूलिन। ठीक है, और जो सातवां प्रकार है वो है क्लैक्टोनियन। कौन सा प्रकार दोस्तों सातवां? क्लैक्टोनियन, क्लैक्टोनियन। ठीक है, ये 7 प्रकार के औजार मानव ने प्रयोग किए थे। अब देखो, अब आपको विचार करना है कि जो ओल्डोवान है होमो हैबिलस से संबंधित संस्कृति है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। देखो जो होमो हैबिलस है वो वर्तमान मानव के प्रकारों की जब बात करते हैं तो उसमें पहला प्रकार आता है होमो हैबिलस का। ठीक है, इसकी कुछ विशेषता देख लीजिए। ये प्रथम मानव था, प्रथम पूर्ण मानव था, पूर्ण मानव था। इसका उद्भव लगभग 20 लाख पहले हुआ, 20 लाख साल पहले हुआ। ठीक है, और इसी की तीसरी विशेषता है दोनों पैरों पर नहीं, सीधा चलने वाला, चलने वाला।
और इसी ने हाथों का प्रयोग करना सीखा। हाथों का प्रयोग, इसी ने सर्वप्रथम औजार बनाए। सर्वप्रथम औजार बनाए, औजार बनाए। ठीक है, तो इसकी विशेषता है होमो हैबिलस की। ठीक है, ये जब दोस्तों मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे रहा था, तब मुझसे पूछा गया था कि प्रथम मानव कौन सा है। ठीक है, तो प्रथम मानव आप बताओगे होमो हैबिलस। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम प्रजाति कौन सी है, तो आप बताओगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, याद रखोगे इतना? ठीक है, तो पहली ठीक है। दूसरी एवी वेली, नियंडरथल मानव के पाषाण औजार की संस्कृति। देखो ये गलत है, क्योंकि जो एबी वेली है वो पुरापाषाण काल की है, पुरापाषाण काल की। और जो नियंडरथल मानव की है, नियंडरथल मानव की वो संस्कृति है मोस्तारी। मोस्तारी, या इसी को बोल सकते हैं मस्तूरियन। नोट डाउन करना, नियंडरथल जो मानव था दोस्तों, वो जर्मनी की नियंडरथल घाटी से प्राप्त हुआ, उसका साक्ष्य। ठीक है, और साक्ष्य के साथ साथ में कुछ औजार मिले। वो जो औजार थे वो मस्तूरियन प्रकार के थे। ठीक है, मस्तूरियन प्रकार के थे। और ये जो मानव था, इसने सबसे पहले समाधान शुरू किया। सबसे पहले समाधान की प्रक्रिया शुरू की। देखो मैं ऐसे बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लिखने का कुछ है नहीं वहां पर। देखो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। नियंडरथल मानव जर्मनी की घाटी से प्राप्त हुआ, जर्मनी की घाटी से प्राप्त हुआ, साक्ष्य। ठीक है, और ये वर्तमान मानव था। ये वर्तमान मानव, ये धार्मिक था, धार्मिक था। ठीक है, सर्वप्रथम समाधान किया, सर्वप्रथम समाधान किया इसने। ये आत्मा में विश्वास करता था, आत्मा में विश्वास करता था, विश्वास करता था। ठीक है, तो तीसरा देखें एशुलिन। अभी पिछले सवाल में मैंने बताया आपको, निम्न पुरापाषाण काल को उपकरणों के आधार पर, निम्न पुरापाषाण काल को उपकरणों के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है पेबुल संस्कृति या सोहन संस्कृति या चापर चापिंग संस्कृति। और ये संस्कृति है वो कहाँ पर है? उत्तर भारत में है। और जो दक्षिण भारत में है उसको बोलते हैं हस्तकुठार संस्कृति या एशुलिन संस्कृति। ठीक है, इसमें हस्तकुठार वगैरह, ठीक है, और गंडासा वगैरह, बेधनी वगैरह प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए मिलते हैं। इसलिए इस संस्कृति को ज़्यादातर क्या बोलता है? एशुलिन संस्कृति। बड़े बड़े औजार प्रयोग से। तो ये जो मानव था वो था होमो इरेक्टस। कौन सा था? होमो इरेक्टस था। और ये जो होमो इरेक्टस है ये वर्तमान मानव की दूसरा पार्ट है। ठीक है, पहला पार्ट होमो हैबिलस, दूसरा पार्ट होमो इरेक्टस था। ठीक है, तो तीसरा भी ठीक है। चौथा लेवा लेवा, ये वही लेवा लेवा है जो मैंने बताई है। तो लेवा लेवा जो थी दोस्तों, माना ये मेरा फोन है, ठीक है, परंतु मैं इसको मान लेता हूँ औजार, कोई पत्थर का औजार है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, कोई पत्थर मिला मानव को और मानव ने उस पत्थर को थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से छील दिया, वो चिकना कर लिया। ठीक है, पत्थर को चिकना कर लिया, यानी कि और जो टुकड़े उस पर से छूटे उसको बोला है सल्क बोलते हैं उसको। और जो ये तकनीक थी सल्क उतारने की तकनीक, फिर उतारी तकनीक,
यानी कि 2 बार सल्क उतारा, उस तकनीक को बोला गया है लेवा लेवा। यानी कि पत्थरों से सल्क, यानी कि जो उसको छीलते हैं तो पत्थर का बुरादा उसके हटेगा, ठीक है, कह सकते हैं उस पत्थर से हल्के हल्के टुकड़े छूटेंगे, जब थोड़ा थोड़ा काटेंगे उसको तो सल्क बोला गया उसको। तो पत्थरों से सल्क उतारने की विधि को बोला गया है लेवा लेवा। ये भी ठीक है। तो इस हिसाब से जो सही है वो है 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दोस्तों जो मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, ठीक है। नौवां सवाल है, होमो प्रजाति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होमो प्रजाति, देखो होमो प्रजाति को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला मैंने बताया आपको होमो हैबिलस, होमो हैबिलस। दूसरा मैंने बताया आपको होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। और तीसरा बताया मैंने आपको होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, ठीक है, होमो सैपियंस। इसी को ही बोल सकते हैं ग्रीमाल्डी, चांसलेड या सैपियंस, ठीक है। अब पहला ऑप्शन देख लीजिए, होमो हैबिलस को सबसे पहले पाषाण औजार बनाने का श्रेय दिया जाता है। देखो मैंने पिछले सवाल में क्या बताया था आपको, अगर आपसे पूछे कि प्रथम मानव कौन सा है तो होमो हैबिलस, और पूछे प्रथम औजार किस मानव ने बनाया तो होमो हैबिलस, ठीक है, क्योंकि उसको ही प्रथम कारीगर मानव भी बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रथम कारीगर मानव भी बोलते हैं। एन केसरी जी गुड इवनिंग, वेलकम। नितिन जी कह रहे हैं सर जी, सर पीजीटी की वैकेंसी किस स्टेट में जल्दी आ सकते हैं। देखो चलती रहती हैं, अभी बिहार में निकली थी, दिल्ली में आ रही हैं, डीएसएसबी की डाल देना आप, ठीक है। तो मीना कुमार जी कह रहे हैं एस्ट्रो पथेकस, वेरी गुड। सुखराम जी वेलकम। तो देखो होमो हैबिलस को सबसे पहले पाषाण औजार बनाने का श्रेय दिया जाता है, वेरी गुड, पहला ठीक है। दूसरा होमो इरेक्टस, सीधे खड़े होकर 2 पैरों पर चलने वाला मानव, तो बिल्कुल ठीक है। देखो इसलिए इसको बोलते हैं कि भाई ये जो था ये झुककर नहीं चलता था, बिल्कुल सीधा चलता जैसा आदमी खड़ा होता है, ठीक है। होमो सैपियंस, चिंतनशील मानव, वेरी गुड, इसको ही बोल सकते हैं प्रज्ञा मानव, प्रज्ञा मानव बोल सकते हैं इसको, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चौथा होमो निएंडरथल, समाधान की शुरुआत करने वाला, वेरी गुड दोस्तों, ये भी ठीक है, समाधान, यानी कि लोग जब मरते थे तो उसको दफनाता था ये मानव, कौन वाला, निएंडरथल जो मानव था वो मानव को दफनाता था। भाई कोई भी इंसान उनके ग्रुप में मर जाता था तो उसको वो दफनाते थे, ठीक है। सबसे पहला साक्ष्य मिला है निएंडरथल मानव का, ये भी ठीक है। होमो सैपियंस, सैपियंस वर्तमान मानव प्रजाति, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो होमो सैपियंस में जो अगली पीढ़ी आती है वो है वर्तमान मानव प्रजाति, और यह जो प्रजाति है वो लगभग 10,000 साल पहले आई, ठीक है।
होमोसेपियंस के बाद आई है। ठीक है, तो ये सारे ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो, होमो हैबिलिस आया, फिर इरेक्टस आया, फिर उसी में निंडरथल आया, फिर होमोसेपियंस आया, फिर होमोसेपियंस सेपियंस आया। ठीक है, तो देखो मैं इतना आपको बताऊंगा, इतने सवाल करवाऊंगा क्लास कोर्स में। थ्योरी क्लास भी है हमारी, प्रैक्टिस सेट भी है, मॉक टेस्ट भी है, टेस्ट सीरीज भी है, बिल्कुल सस्ते में सस्ता कोर्स बिल्कुल। तो 6 महीने का कोर्स, केवल 6 महीने का कोर्स केवल 1499 रुपये में है। केवल 6 महीने का कोर्स, जिसमें इतिहास भी आपको क्लास मिलेंगी और पेपर 1 की भी। बिल्कुल सस्ता कोर्स है, पूरा इंडिया में घूम लेना दोस्तों। पूरे इंडिया में इतनी मजबूत क्लास और सस्ती क्लास और अच्छी क्लास और सस्ती फीस में पूरे इंडिया में घूम लेना नहीं मिल सकता। ठीक है, दसवां सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप। अभी देखो, पाषाण काल का ही हम चला रहे हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, पाषाण काल के प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, क्योंकि 1499 में 50% की छूट के साथ दिया जा रहा है 1499 में। ठीक है, और 26 जनवरी तक ये ऑफर चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए हमारा नंबर चल रहा होगा स्क्रीन पर। हमारा नंबर है 8755475312। ठीक है, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए, सेनोजोइक काल में स्तनधारी या स्तनपायी उत्पन्न हुए। बहुत ही शानदार सवाल है भाई, बहुत ही शानदार सवाल है ये। और मैं यार, इसमें जगह नहीं बची, इसमें एक पेज और होता। चलो फिर भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, और इसको जो है हम करते हैं छोटा। ये ठीक है, अब थोड़ी जगह हो गई थोड़ी जगह। एक बार देख लेता हूँ मैं फोन में। चलो भाई दिखाओ। क्योंकि मैं भी फोन में देख रहा हूँ अपनी क्लास को। ठीक है, छोटी हो गई है। तो देखो दोस्तों, ये जो आपके सामने सेनोजोइक काल में स्तनपायी समस्त लिखित इतिहास होलोसीन युग का है। लगभग 360 लाख वर्ष पहले प्राइमेट प्रजाति उत्पन्न हुई। लगभग 240 लाख वर्ष पहले होमिनिड प्रजाति विकसित हुई। लगभग 240 वर्ष पहले होमिनॉइड प्रजाति विकसित हुई। दोस्तों देखो, मानव का जब हम विकास पढ़ते हैं, ठीक है, और पृथ्वी का विकास पढ़ते हैं, तो उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्रथम जो काल था, उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति, जिसको बोला गया है, जो दूसरा काल था
इसको बोला कैम्ब्रियन, पूर्व कैम्ब्रियन। दूसरा जो काल है उसको बोला गया है पुराजीवी काल, पुराजीवी काल। इस काल में जो उत्पन्न हुआ वो कोशिका उत्पन्न हुई, कोशिका, ठीक है। और इसी समय उत्पन्न हुए छोटे छोटे रीढ़ विहीन, यानी कि जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी उसके जीव पैदा हुए, ठीक है। पहला काल नहीं था, ये पहला काल है। दूसरा काल है मध्य जीवी काल, मध्य जीवी काल, यानी कि मध्य क्रम के जो काल जीव थे वो पैदा हुए, जैसे कि डायनासोर पैदा हुए, डायनासोर पैदा हुए, ठीक है। तीसरा पार्ट आएगा आपका नूतन जीवी। इसके दो पार्ट थे, देखो पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब जो होलोसीन था तो वो आएगा आपका होलोसीन, ठीक है। होलोसीन जो है सेनोजोइक, नूतन जीवी का प्रथम पार्ट है सेनोजोइक, यानी कि नूतन जीवी को बोलते हैं सेनोजोइक। नूतन जीवी हिंदी में है और सेनोजोइक है अंग्रेजी में। तो इस काल में स्तनधारी या स्तनपायी जंतु उत्पन्न हुए, बिल्कुल ठीक है। लगभग इसको कह सकते हैं 6 करोड़ साल पहले, ठीक है। समस्त लिखित इतिहास होलोसीन का है। होलोसीन मतलब लगभग 10,000 BC पहले, ठीक है, होलोसीन। दूसरा ठीक है। तीसरा लगभग 360 लाख वर्ष पहले प्राइमेट प्रजाति उत्पन्न हुई, बिल्कुल ठीक है। प्राइमेट मतलब जीव जंतु, बड़े बड़े जो जीव जंतु थे, जैसे कि आप कह सकते हैं बानर, कपी, गोरिल्ला, ठीक है। लगभग 240 लाख वर्ष पहले होमोनिड, देखो आपको मैंने सबसे पहले सवाल में बताया था जो होमोनिड होते हैं, होमोनिड वो है हमारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। होमोनिड, होमोनिड वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, जिसका उद्भव दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में लगभग 56 लाख साल पहले हुआ था। 56 लाख साल पहले। ये आधा जानवर था और आधा इंसान था, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसीलिए इनको हम आदि पूर्वज बोलते हैं, मनुष्य का आदि पूर्वज बोलते हैं, ठीक है। और यही आधा पशु था और आधा इंसान था, ठीक है। उसके बाद आता है होमो हैबिलस। तो चौथा का अर्थ हो जाएगा लगभग 240 वर्ष साल पहले, लाख साल पहले, लाख साल पहले होमिनोइड प्रजाति विकसित हुई, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखो होमिनोइड मतलब बानर और कपी, उन्हीं से ही होमिनिड आए। होमिनिड को बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो भाई इसमें ये भी ठीक हो जाएगा। अब इसमें 1 ठीक है, 2 ठीक है, 3 ठीक है और 5 ठीक है। तो 1, 2, 3 और 5, इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, ठीक है। तो भाई मित्रों
ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी? अगर किसी को हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ऑफर चल रहा है। ठीक है, फुल कोर्स मिलेगा आपको केवल 1499 रुपये में। ठीक है, फुल कोर्स, इसमें हिस्ट्री भी है और पेपर 1 भी है। इसमें थ्योरी क्लास मिलेगी, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी दोनों की। ठीक है, डाउट के लिए हमारा ग्रुप है, कभी भी आप कॉल कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, ये हमारी आज क्लास है। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है, और बताना कि क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, आपको कैसी लगी? और ये जो पीडीएफ है, तो ये जो पीडीएफ है, इसकी क्लास की पीडीएफ आप हमारे ऐप पर जेबी स्टडी पॉइंट के ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो आप। जेबी स्टडी पॉइंट के ऐप में जाकर स्टडी मटेरियल में आप डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।